जब सीधे मुझसे पैसे लेती हो तब क्या तुम्हें याद नहीं रहता कि वो पैसा एक दिन लौटाना होगा, और अब जब पैसे चाहिए तो बहानों की झड़ी लगा देती हो। बाबू, मैं तो एक छोटी सी खेती करके सब्जियां बेचती हूँ, लेकिन इस बरसात के बाद से फसल बिल्कुल नहीं हो रही है। बहुत संकट में हूँ। अरे चुप करो, तुम्हारे जैसे लोगों के सारे बहाने मुझको रटे हुए हैं। 18 साल से सूद का धंधा कर रहा हूँ, बाल सफेद हो गए हैं ये सब कुछ सुन सुनकर। बस 1 महीना और दे दीजिए बाबू, मैं आपका सारा सूद चुका दूंगी। यही बात कहते कहते 4 महीने हो गए। अब और वक्त नहीं दूंगा, सिर्फ 5 दिन है तुम्हारे पास। नहीं चुकाया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। 5 दिन में इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी बाबू? आप गांव के मॉडल हैं, हमारी गरीबी तो समझते हैं। अरे मेरे पास कोई दया माया नहीं है। पैसा मतलब भैया पैसा, 5 दिन में चुकाना होगा, बस बात खत्म। चलो अब मेरी नजरों से दूर हो जाओ। अरे जाओ, मनहूस औरत कहीं की चली आती है। अरे क्या हो गया रेखा, क्या बात है? ऐसे क्यों रो रही हो? कहाँ से आई हो भागती हुई हैं? मैं अब शकुनी हूँ, मुझे जीने का कोई हक नहीं है, मैं मर जाना चाहती हूँ। ये क्या बकवास कर रही हो? अरे बताओ तो सही, क्या हो गया? किसी ने कुछ कहा क्या? शादी को इतने साल हो गए, लेकिन हमारी एक भी संतान नहीं। इस समाज में मेरा कोई सम्मान नहीं। अरे किसी ने कुछ कहा है क्या? साफ साफ बताओ क्या हो गया? पास के मोहल्ले की जया भाभी के घर बेटा हुआ है। हम सब महिलाएं उसके बेटे को देखने गई थी, लेकिन उसकी सास ने मुझे बच्चे को छूने भी नहीं दिया। क्या? उन्होंने कहा मैं अब शकुनी हूँ, संतानहीन औरत, अगर मैं बच्चे को छू लूंगी तो उसका अनिष्ट हो जाएगा। उन्होंने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी? मैं अभी जाकर उनसे बात करता हूँ, रुक जाओ। मेरी कसम, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरी वजह से अपमानित हो जाओगे, मैं ये सह नहीं पाऊंगी। तो क्या लोग ऐसे ही तुम्हारा रोज अपमान करते रहेंगे और मैं चुप रहूंगा? कुछ नहीं किया जा सकता, ये मेरे भाग्य में लिखा है। पर दुख की बात यह है कि मेरी वजह से तुम्हें भी ये सब सहना पड़ता है। बचाओ बचाओ, मेरे घर में आग लग गई है, कोई है क्या? जल्दी आओ। ये क्या हो गया? कोकिला काकी, डरिए मत, मैं आपको निकालने का इंतजाम करता हूँ, रुकिए। हाय राम, दरवाजे पर आग है, मैं बाहर नहीं निकल पा रही। कुछ करो बेटा, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। आप घबराइए मत काकी, मैं हूँ, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा, रुकिए। मेरी आखिरी जमा पूंजी यही झोपड़ी थी, सब कुछ चला गया। मैंने ऐसा क्या पाप किया कि भगवान ने मुझे इतनी बड़ी सजा दी। बस 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 काकी, थोड़ा धैर्य रखो, जान बच गई है, यही सबसे बड़ी बात है। लखन, अरे ओ लखन, अरे लखन जल्दी से इधर आ, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। इधर इधर आ। अभी वक्त नहीं है बात करने का, पिताजी देख लेंगे तो जूते पड़ेंगे। अरे तेरे बापू तो हर रोज तुझको मारते हैं, आज मेरी खातिर 2 जूते ज्यादा खा लेना, लेकिन जल्दी से आ। अरे तेरी वजह से एक न एक दिन घर से निकाला जाऊंगा, बता क्या बात है? ये बता, तू यहाँ बैल गायों के साथ मस्त है और उधर कल रात बड़ा हादसा हो गया, पता है? क्या हो गया? कोई चोर पकड़ा गया क्या? अरे तो बुलाया क्यों नहीं? अरे तुझे तो बस चोर पकड़ने का शौक है, एक दिन खुद चोरी करते पकड़ा जाएगा तू, बात करता है। अरे मैं जितना दिखता हूँ उतना बुरा नहीं हूँ। बापू की जेब से कभी कभार 200-400 रुपए निकाल लेना चोरी थोड़ी होता है, वो तो हर बेटे का अधिकार है, जो बाप का वो मेरा। अरे तो मुद्दे की बात सुन, कल रात कोकिला काके के घर में आग लग गई। क्या बात कर रहे हो?
अरे अचानक से कैसे लग गई? क्या गांव में कोई भूत प्रेत आ गया है क्या? अब तो कुछ भी हो सकता है इस गांव में। काके के लिए बहुत बुरा हुआ। चल चल के चाय पीते हैं। अच्छा, अब समझा। काकी के लिए दुख में डूबे हो, इसीलिए चाय चाहिए, है ना? हाँ रे, चल, बहुत दर्द हो रहा है दिल में। चल चल, दूर तो कहीं के दर्द हो रहा है। चल चाय पीते हैं। अपनी झोपड़ी खोकर कोकिला बेघर हो जाती है। मजबूरी में वो मदद मांगने के लिए जगदीश सेठ के पास जाती है। प्रणाम बाबू। तू मेरे घर क्या कर रही है? तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर की दहलीज पार करने की? मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं। मैंने बहुत कोशिश की, फिर भी समय पर आपका पैसा चुका नहीं पाई। इतने दिन बीत जाने के बाद भी तूने मेरा पैसा नहीं चुकाया। चल कोई बात नहीं, ये बता मेरा तोहफा कैसा लगा तुझे? आप क्या कह रहे हैं बाबू? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। अरे गवार औरत, कुछ दिन पहले जो हादसा तेरे साथ हुआ वो सब बाबू ने ही करवाया था। बता कैसा लगा? मजा आया ना? ये सब आपने किया बाबू, और मैं मूर्ख बनकर आपसे मदद मांगने चली आई। जो लोग मेरा पैसा वक्त पर नहीं लौटाते उसका यही अंजाम होगा, समझी? आप तो एक नीच इंसान है। मैं गांव के सब लोगों को बता दूंगी। अरे गांव में किसी को बोलना तो दूर, अगर किसी को जरा सी भी भनक लगी तो उस दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, कोकिला देवी। चल निकल। बेबस कोकिला उनकी धमकी के आगे कुछ नहीं कर सकी और रोते हुए वहां से चली गई। जगदीश की धमकी से डरकर कोकिला किसी से कुछ नहीं कह सकी। अपना सब कुछ खोकर वो बेसहारा हो गई। अब वो आश्रय के लिए इधर उधर भटकती रहती है। हो बाप रे, ऐसी तेज बारिश और तूफान में आप पेड़ के नीचे क्या कर रही हो काकी माँ? तू मुझसे ये पूछ रहा है बेटा, और क्या करूं? अब तो मेरे पास रहने की भी कोई जगह नहीं रही। सड़कों पर ही मेरा ठिकाना है। ऐसा क्यों कह रही हो काकी माँ? मैं तो आपको अपनी माँ जैसा मानता हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ आपको यूँ अकेले भटकने की जरूरत नहीं है। बेटा, तूने ये बात कह दी वही बहुत है मेरे लिए, पर मैं तेरे साथ जाकर तुझे किसी परेशानी में नहीं डालना चाहती। अरे आप मेरे साथ रहेंगी तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। और कब तक आप इस तरह से भटकती रहेंगी? चलिए मेरे घर चलिए, मैं आपकी देखभाल करूंगा। लेकिन तब लोग फिर कहेंगे कि मैं तेरी मासूमियत का फायदा उठाकर तेरे घर जा बसी। तारीफ की जगह तुझे बदनामी मिलेगी। लोग क्या कहते हैं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता काकी माँ। आप जानती हैं मेरी माँ नहीं है। अगर आप मेरे साथ रहेंगी तो मेरे माँ का खालीपन भी भर जाएगा ना। हाँ। देखो ना, इंसान की जिंदगी कितनी अनिश्चित हो। कल तक मेरे सिर पर छत थी और आज एक रात में सब कुछ उजड़ गया। मुझे तो लगता है कि इस सब के पीछे किसी का हाथ जरूर है काकी माँ। अगर हम सही से पड़ताल करें तो शायद कोई ना कोई राज तो सामने आएगा। काश मैं तुझे सच बता पाती, जिसे लोग भगवान समझते हैं, उसका असली चेहरा अगर सबके सामने ला पाती। संतान ना होने के कारण रेखा अक्सर उदास रहती थी। भानु चाहता था कि रेखा खुश रहे और इसलिए वो एक अनाथ आश्रम से बच्चा गोद लेने का निर्णय लेता है। तुम सच में मूर्ख हो। अनाथ आश्रम से बच्चा गोद लेने से क्या हमारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी? अपने बच्चे और किसी को गोद लेना, उसमें बहुत फर्क होता है। अब देखो, मैं जानता हूँ, लेकिन जब हमारे खुद के संतान नहीं है तो क्या सारा जीवन यूं ही अकेलेपन में जिए? बताओ भला। नहीं, मैं भी नहीं चाहती। मेरा भी मन करता है कोई मुझे माँ कहे, मेरा घर बच्चों की किलकारी से भर जाए। पर तुम्हें नहीं लगता लोग हमें ताने मारेंगे? रेखा, समाज क्या कहेगा ये सोचकर क्या हम अपना सुख भूल जाएं? अगर हम अपने लिए खुशियां चाहते हैं
तो ये सोचना छोड़ना होगा। लेकिन जब अनाथ बच्चा बड़ा होगा और उसे कोई कहेगा कि ये उसके असली माँ बाप नहीं है, तब क्या होगा? अगर अभी से तुम इतनी आशंका करोगी तो कैसे चलेगा रेखा? इतने साल बीत चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि हमें कोई माँ बाप कहे, हमारा ये सोना जीवन थोड़ा सा तो भरे। ये सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी इच्छा है। ठीक है, बहुत सोच लिया समाज के बारे में। अब चलो, खुद की खुशी के लिए जीते हैं। मैं तुम्हारे फैसले से सहमत हूँ। मुझे पता था तुम मना नहीं करोगी। मैंने एक अनाथ आश्रम से बात भी कर ली है। कल हम चलेंगे और एक नन्ही सी प्यारी बच्ची को गोद ले आएंगे, ठीक है? गांव में सूदखोरी, अत्याचार, चोरी, लूटपाट पहले से दुगनी गति से बढ़ रही थी। रामलाल और पीतांबर सहित सभी को धीरे धीरे शक होने लगता है। आजकल इस गांव में जीना बड़ा मुश्किल हो गया है। पहले ऐसा हाल नहीं था, अब पता नहीं अचानक से क्या हो गया। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। देखिए ना, चोरी डकैती कितनी बढ़ गई है। लोगों के घर रातों रात लुट जाते हैं। काकी का देखो, घर जला दिया। सच कहूं तो जब से गांव का नया मॉडल यानी कि नेता मुखिया आया है ना, तब से ही सब कुछ बिगड़ा है। मुझे तो शक है कि कहीं ना कहीं उसी का हाथ है। लेकिन अगर वाकई उसका हाथ है, तब क्या गांव वाले कभी उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे? अब देखो, मुझे ये तो नहीं पता, पर अगर किसी अन्याय का पता लगाते हैं तो हमें एकजुट होकर उसका विरोध करना चाहिए। बात तो सही है, लेकिन उसके खिलाफ खड़े होने के लिए हमें सबूत चाहिए। और बिना सबूत के कैसे पकड़े उसे, बताओ भला? अरे, ऊपर वाला चाहेगा तो एक दिन खुद ही सबूत हमारे सामने आ जाएगा। मेरे ख्याल से अमरदीप बाबू ही सबसे सही मॉडल थे। एकदम सही कहा। जब वो सत्ता में थे, मतलब गांव के मुखिया थे, अरे गांव में कितनी सुख शांति थी। मुझे तो शक है कि जगदीश सेठ ने भ्रष्ट तरीके से मॉडल की कुर्सी हथियाई है, वरना लोग अमरदीप बाबू को छोड़कर उसे क्यों चुनते? इतने बढ़िया अमरदीप बाबू हैं। अरे, आजकल भ्रष्टाचार कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं तो खुश होऊंगा अगर अमरदीप बाबू फिर से गांव के मॉडल बने। मुरली जगदीश सेठ के सारे गलत कामों में उसका साथ देता था और उसकी मदद करता था। लेकिन एक दिन किसी बात को लेकर मुरली और जगदीश सेठ के बीच बहस हो गई और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। अरे नमक हराम कहीं का, इतने दिन मेरे पैसे पर खा रहा था, मेरे पैसों से चलता था और अब मेरे ही सामने अकड़ दिखा रहा है। मैं आपके सारे गलत कामों में आपके साथ था। आपने जो भी गलतियां की मैं चुपचाप मानता रहा, लेकिन अब आप उन सब में मेरे परिवार को घसीटना चाहते हैं। अरे मेरी बात कान खोल के सुन, मुझे अपमानित करने का नतीजा हर किसी को भुगतना पड़ता है, तुम चाहे जितने भी खास हो। बेटा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और आपको क्या लगता है, अगर आपने मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं चुप रहूंगा? मैं आपके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाऊंगा। अरे तेरे जैसे एक मामूली आदमी से मुझे क्या नुकसान हो सकता है? जगदीश बाबू, शायद आप भूल रहे हैं, यही मामूली आदमी आपके सारे राज जानता है। अगर मैंने एक बार मुंह खोल दिया ना, तो पूरे गांव में आपकी इज्जत और ताकत मिट्टी में मिल जाएगी। अरे अगर मेरी ताकत गई तो मैं तुझे और तेरे परिवार को नहीं छोड़ूंगा मुरली, याद रखना। इतने सालों तक तो आप जितने भी गलत काम करते रहे, मैंने चुपचाप सब कुछ सहा, क्योंकि मैं आपको अपना गुरु मानता था। लेकिन अब अफसोस हो रहा है कि मैंने आपके जैसे घटिया सोच वाले इंसान के लिए काम किया। अगर हर महीने तुम्हारे घर पैसा ना भेजता ना, तो तुम सब सड़कों पर भीख मांग रहे होते। इस बात को मत भूलना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपका शुक्रगुजार हूं जो आपने आज तक मेरे लिए किया, लेकिन आज के बाद मैं आपके लिए एक भी काम नहीं करूंगा, समझ गए? भानु
एक अच्छे अनाथ आश्रम से एक छोटी सी बच्ची को गोद लेता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ये लो भाई, पीताम्बर काका और रामलाल, मैं तुम्हें पूरे गांव में ढूंढ रहा था और तुम लोग यहाँ बैठे हो। अरे सुबह से नदी के किनारे मछली पकड़ रहे थे, अभी अभी यहाँ आकर बैठकर थोड़ा आराम कर रहे हैं। अरे क्यों नहीं लूंगा, अरे मिठाई भी लो, तुम पहले ये खाओ मिठाई। अरे बहुत बढ़िया खुशखबरी है तुम दोनों के लिए। खुशखबरी? अरे जल्दी बता क्या खुशखबरी है? आज सुबह मैंने और मेरी पत्नी ने एक प्यारी सी बच्ची को गोद ले लिया। उसी खुशी में गांव वालों को मिठाई बांट रहा हूँ। अरे लो खाओ खाओ खाओ। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है भानु, मजा आ गया। इतने सालों में पहली बार तूने कुछ अच्छा किया है। वाह, शाबाश, मजा आ गया। बिल्कुल, आखिरकार तुम्हारे बाप बनने की ख्वाहिश पूरी हो गई, हमें बहुत खुशी हुई। अरे मुझे तो बहुत खुशी हुई, लेकिन मेरी पत्नी रेखा समाज की बातों से डर रही है। अरे समाज की इतनी फिक्र मत कर, अगर तुम भूखे रहोगे तो क्या समाज आकर खाना खिलाएगा? जो तुम्हें सुकून दे वही करो, तुमने बहुत पुण्य का काम किया है। वो सभी भानु की खुशी में दिल से खुश होते हैं और मिलकर मिठाई खाते हैं। एक दिन मुरली रास्ते से जा रहा था, तभी कुछ अजनबी लोग आकर बिना किसी वजह के उस पर हमला कर देते हैं। वो लोग मुरली को इतनी बेरहमी से मारते हैं कि वो जमीन पर गिर जाता है। तभी रामलाल वहां आकर मुरली को बचाता है। आज तुम न होते तो शायद मैं जिंदा न बचता रामलाल। अरे कोई बात नहीं, जो लोग तुम्हें मार रहे थे, ये बताओ क्या तुम उनको जानते हो? उन्होंने ऐसा क्यों किया? अरे उनकी शक्लें मेरे लिए अनजान थी, लेकिन किसके कहने पर उन्होंने ये किया, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। देखो, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो मुझे बताओ ना, कौन था इसके पीछे और क्यों? ये सब कुछ जगदीश बाबू ने करवाया है। उनके सिवाय और किसी की इतनी हिम्मत हो ही नहीं सकती है। अरे लेकिन तुम तो जगदीश बाबू के बहुत करीबी थे, फिर उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? मैं पहले उनका करीबी था, लेकिन अब नहीं। कुछ दिनों से मैंने उनके लिए काम करना छोड़ दिया। बस इसी वजह से वो मुझे और मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? लेकिन ऐसा क्या हो गया कि तुमने उनके लिए काम करना ही बंद कर दिया? अरे अगर पूरी कहानी बताने बैठूं तो पूरा दिन लग जाएगा। बस इतना समझ लो कि गांव की जो भी हालत खराब हुई है, उसकी जड़ में केवल और केवल एक आदमी है, जगदीश बाबू। और अगर वो सत्ता में रहा, पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा रामलाल। ओह, तो फिर तो हमें सारे गांव वालों को इकट्ठा करके उसके खिलाफ कुछ करना होगा। मैं पहले चुप रहना चाहता था, लेकिन अब जब मामला मेरी जान और परिवार तक आ गया है, तो अब मैं चुप नहीं रह सकता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डर मत मुरली। अगर तुम सच्चाई के रास्ते पर हो तो पूरा गांव तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। हाँ। रामलाल की मदद से मुरली, पीताम्बर, परेश, लक्ष्मण और बाकी लोगों को सारी सच्चाई बता देता है। सब कुछ जानने के बाद पीताम्बर, रामलाल और बाकी लोग मिलकर जगदीश को सत्ता से हटाने पर चर्चा करते हैं। अरे मुझे तो पहले से ही इस मुखिया पर शक था। जब से ये सत्ता में आया है, पूरे गांव में अराजकता फैल गई है। 1 महीने पहले की बात है, शहर से बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए लाखों रुपए आए थे, लेकिन गांव वालों को कुछ भी पता नहीं चला। ये ससुरा सारा पैसा खुद ही हड़प गया। आदमी जब अपनी सीमाओं को भूल जाता है ना मुरली, तब अधिकार छीन कर खा जाता है। हर बार चुनाव में वो हमसे वादा करता था कि गरीब और पीड़ितों के साथ खड़ा रहेगा, और ये तो उन्हीं को लूट रहा है। और नहीं तो क्या, गांव में बहुत से लोग तो उसे भगवान मानते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन अगर उन्हें ये सब कुछ सच्चाई पता चल जाए तो उनका तो विश्वास ही टूट जाएगा।
और नहीं तो क्या, इस हालात में गांव के लिए सबसे अच्छा होगा अगर अमरदीप बाबू फिर से सत्ता संभाले और गांव की जिम्मेदारी ले ले। अरे लेकिन अमरदीप बाबू तो अब बूढ़े हो गए हैं, क्या इस उम्र में वो फिर से ये सब जिम्मेदारी उठाना चाहेंगे? अब देखो, अगर हम सब गांव वाले मिलकर उनसे अनुरोध करेंगे तो वो जरूर मानेंगे, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि हम जगदीश को सत्ता से हटाएं। बात तो सही है। अगर जगदीश सेठ और कुछ दिन सत्ता में रह गया तो ये गांव पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। अगर आप लोग वाकई इसे रोकना चाहते हो तो जल्द से जल्द कुछ न कुछ करना होगा। मुरली, तुझे अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब तेरे साथ हैं। तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब हमारी है, तू चिंता मत कर, ठीक है? सब मिलकर एकजुट होकर जगदीश के खिलाफ आवाज उठाते हैं और तय करते हैं कि अब उसे सत्ता से हटाना ही होगा। गांव वालों के साथ खड़े होने से मुरली को सच्चाई के पक्ष में बोलने का साहस मिला। वो जगदीश के सारे गुनाहों का पर्दाफाश कर देता है। गांव वाले सच्चाई जानकर गुस्से से भर उठते हैं। अरे 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 अरे, सुबह सुबह ये क्या तमाशा लगा रखा है? क्यों नौटंकी कर रहे हो तुम सब लोग? मेरे घर के सामने क्यों चले आए? अरे चलो हटो यहाँ से, अरे हटो। आज हम यहाँ से भागने नहीं, भगाने आए हैं। आज हम तुम्हें सत्ता से हटाने आए हैं। अरे बदतमीज कहीं का, तू मुझे सत्ता से हटाएगा? मेरे सामने इस तरह बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुझे खत्म कर दूंगा। मगर हिम्मत है तुम मुझे हाथ लगा कर दिखाओ, तुम्हारे दोनों हाथ काट कर खंभा बना दूंगा। तुम्हारे सारे पाप अब सामने आ चुके हैं जगदीश, अब हम तुम्हें कभी भी अपना मुखिया नहीं मान सकते। किस झूठ की बात कर रहे हो तुम लोग? क्यों नौटंकी कर रहे हो? रात के अंधेरे में लोगों के घर जलाना, अपने गुंडों से डकैती करवाना और बाढ़ पीड़ितों के पैसे हड़पना, ये सब कोई राज नहीं है, अब पूरा गांव जानता है। अरे तुझे मैंने कितनी बार कहा था चुप रहने को, अब तो तुझे मैं जान से मार डालूंगा। अगर मुरली को जरा सा भी कुछ हुआ तो यहाँ खून की नदियां बह जाएंगी। हमारी एक ही मांग है, तुम इस्तीफा दो। हम अमरदीप बाबू को फिर से मुखिया बनाना चाहते हैं। अत्याचारी सत्ता छोड़ो, अत्याचारी सत्ता छोड़ो। जगदीश के सत्ता छोड़ने के बाद गांव वालों ने फिर से पुराने मुखिया अमरदीप बाबू से अनुरोध किया कि वो दोबारा गांव के मुखिया बने। अमरदीप बाबू एक ज्ञानी और ईमानदार व्यक्ति थे। रामलाल के संघर्ष के बाद गांव में फिर से सुख और शांति लौट आई। प्रणाम बाबू, आज सुबह ही खबर मिली कि आपने मुझे बुलाया है। ये सुनते ही मैं दौड़ा चला आया। कोई खास बात है बाबू? हाँ, तुम्हारी तारीफ मैंने हर जगह सुनी है और मुझे ये भी अच्छी तरह से पता है कि तुम ही सबसे पहले लोगों को प्रेरित किए थे उस अत्याचारी मुखिया को हटाने के लिए। अब मेरे पूर्वज इस गांव में जन्मे और पले बढ़े, मेरा भी पूरा जीवन इसी गांव में बीता। इसीलिए अगर गांव में कोई अन्याय होता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना तो मेरा कर्तव्य है। हाँ, काश हर कोई तुम्हारी तरह सोचता और हर तरह के भ्रष्टाचार से दूर रहकर अपना फर्ज निभाता तो दुनिया कितनी सुंदर हो जाती। अच्छा बुरा तो साथ साथ चलता है बाबू, मगर मेरी हमेशा से यही इच्छा रही है कि अगर कोई गांव का मुखिया बने तो वो आप जैसा नेक इंसान हो। अब जब आप फिर से गांव की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं तो सब लोग चैन की सांस ले रहे हैं। हाँ, उम्र के कारण मैंने पहले पद छोड़ दिया था, लेकिन तुम लोगों ने फिर से मुझे इस जिम्मेदारी के लायक समझा तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि लोगों की जिंदगी को और बेहतर बना सकूं। गांव के हर एक इंसान को आप पर पूरा विश्वास है और हमें तो पूरा यकीन है कि आप उस विश्वास की कद्र करेंगे। तुम एक सच्चे इंसान हो और जैसे तुमने लोगों में जागरूकता फैलाई उसका पुरस्कार तो तुम्हें मिलना चाहिए। चलो
आओ आओ आओ। ये एक अनोखी नाव है। इसे चलाने के लिए किसी पतवार या मछली की जरूरत नहीं होती है। तुम बस इसे अपनी आवाज से बता देना, ये तुम्हें वहीं ले जाएगी। ठीक है, आज से ये नाव तुम्हारी हुई। अब तुम इस नाव में बैठकर मछली बेचा करोगे। गांव के लोग फिर से सामान्य जीवन जीने लगे। कोकिला देवी के लिए नया घर बना दिया गया और रामलाल अपनी अनोखी नाव से मछली बेचकर अब चैन और शांति से अपना जीवन जीने लगा। वाह 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 वाह, राम दादा तुम्हारी नाव तो सबसे अलग दिखती है। इतनी रंगीन, इतनी सुंदर नाव मैंने पहले कभी नहीं देखी। तोहफे की चीज है भाई, तोहफे की। और पूरे गांव में किसी ने ऐसी नाव नहीं देखी है जो खुद चलती हो, इसीलिए तो इसे विचित्रा नाव कहा जाता है। वाह क्या बात है। क्या कभी हमें भी इस विचित्रा नाव में चढ़ने का सौभाग्य मिलेगा, या फिर हम दूर से ही दर्शन करते रहेंगे? अरे ये कैसी बातें कर रहा है? ये सिर्फ मेरी नहीं, हम सब की नाव है। जब मन चाहे आ जाओ और किसी और को भी लेकर आओ। और क्या, आ जाओ आ जाओ। कहिए राम दादा, अब तो शादी कर ही लीजिए। फिर अपनी पत्नी को लेकर इस विचित्रा नाव में पूरी नदी घूमा कीजिएगा। पहले कभी सोचा ही नहीं शादी के बारे में। सोचता था इतने कमाई में शादी कैसे होगी, लेकिन अब हालात कुछ बदले हैं। अब मैं भी सोच रहा हूँ कि शादी कर ही लूं। हाँ, तो फिर हमें भी तुम्हारे लिए विचित्रा नाव की तरह विचित्रा बहू खोजनी होगी। जब से अमरदीप बाबू दोबारा मुखिया बने हैं, तब से गांव की जिंदगी ही बदल गई है। और हमने जगदीश शेट्टी को सत्ता से हटाकर ये साबित कर दिया कि चाहे अन्याय कितना भी ताकतवर हो, लेकिन सच के आगे उसे हार माननी ही पड़ती है। बिल्कुल सही कहा। अब हमारा मकसद यही होना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं, और जब भी गांव पर कोई विपत्ति आए, सब एक साथ मिलकर उसका सामना करें। इसी तरह अन्याय की अंधेरी रात बीत जाती है और एक नई सुबह का उदय होता है। कोकिला देवी एक सुंदर भविष्य की आशा में एक नया जीवन शुरू करती हैं और गरीब मछुआरा रामलाल अपनी ईमानदारी और साहस का सच्चा पुरस्कार पाता है।